हेलो एवरीवन, पार्ट 11 देखेंगे। चैप्टर 4 चल रहा है हमारा स्पेक्ट्रम की बुक में, मॉडर्न हिस्ट्री में, एंड एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये हमारा चैप्टर का नाम है। आज हम बात करेंगे कंक्वेस्ट ऑफ पंजाब की। इससे पहले कंक्वेस्ट ऑफ सिंध हमने पढ़ लिया है। तो ये जो स्लाइड्स दिखा रही हूँ ये प्रीवियस लेक्चर्स हैं, आप जाके इन्हें भी देखिएगा। एंड ये बहुत ज़रूरी है, ये चैप्टर को प्लीज़ आप स्किप नहीं कीजिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आज कंक्वेस्ट ऑफ पंजाब की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कंसोलिडेशन ऑफ पंजाब अंडर सिक्स यहाँ से। ठीक है, तो जब लास्ट सिख गुरु गोविंद सिंह जी का मर्डर हो जाता है, वॉर चल रही होती है क्योंकि, तो वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, तो जो लीडरशिप आ जाती है सिख्स की वो अंडर आ जाती है आपकी बंदा बहादुर के पास। ठीक है, तो ये रिवोल्ट कर देते हैं अगेंस्ट द फिर मुगल्स। उस टाइम पे मुगल्स का राजा कौन होता है जो रूल कर रहा होता है उस टाइम पे? तो बहादुर शाह। ठीक है, एंड लेकिन आगे जाके 1715 में जो है बंदा बहादुर जो है वो डिफीट 1715 में बंदा बहादुर जो है वो डिफीट हो जाते हैं बाय द फारूक सियार। ठीक है, एंड उनकी मृत्यु हो जाती है 1716 के अंदर। लेकिन सिख पॉलिटी इसके बाद थोड़ी सी मतलब लीडर्स लेस ही हो जाती है, कोई लीडर नहीं होता। एंड देन जो इनके ग्रुप्स बन जाते हैं, 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, एंड ये जो 2 ग्रुप्स होते हैं इनका मतलब उनके नाम है बंदाई, जिनको लिबरल बोला जाता है, और तत् खालसा। ठीक है, ये जो होते हैं ये ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे, पहला बंदाई एंड दूसरा तत् खालसा। तो पहले वाले जो होते हैं वो लिबरल होते हैं एंड ये वाले जो होते हैं ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में एक रिफ्ट सी क्रिएट हो जाती है, लेकिन 1721 के अंदर ये रिफ्ट जो होती है, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, वो ख़त्म हो जाती है एंड यूनिटी क्रिएट हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द भाई मनी सिंह। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। एंड उसके बाद आगे जाके फिर 1784 के अंदर कपूर सिंह फैजुल्लापुरिया जो होते हैं वो दल खालसा का निर्माण करते हैं, जिनके अंदर ग्रेट यूनिटी का उदाहरण जो है वो सामने आता है, चाहे वो ले लीजिए पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, इन तीनों में जो है फिर सिख जो है वो यूनाइट हो जाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दल खालसा किसने बनाया था और उसके अंदर को यूनाइट हुए थे जब सिक्स? तो कपूर सिंह फैजुल्लापुरिया। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये क्रिएट किया था, पॉलिटिकली कल्चरली इकोनॉमिकली सब इकट्ठे हो गए थे सिक्स। ठीक है, तो होल बॉडी ऑफ द खालसा जो है वो 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड हुई। ठीक है, एक तो थे बुद्धा दल, ठीक है, बुड्ढा दल, ठीक है, जिसमें आर्मी ऑफ द वेरिएटियंस थे, एंड दूसरी तरफ तरुणा दल जिसके अंदर यंग पर्सन्स ऑफ आर्मी थे। तो ये 2 दल के बारे में भी आपको याद रखना है। दल खालसा के अंदर भी 2 तरीके के थे। ठीक है, एक बुड्ढा दल जिसमें आर्मी ऑफ द वेरिएटियंस थे, एंड तरुणा दल। ठीक है, तरुणा दल जिसके अंदर आपके यंग आर्मी पर्सनल्स थे। ठीक है, अब मुगल एम्परर जो था, जो उस टाइम पे बहादुर शाह था, जब बंदा सिंह बहादुर थे उस टाइम पे, तो वो स्ट्रॉन्ग थे, तभी उन्होंने जो है वो उनको डिफीट किया। लेकिन आगे जाके वीकनेस हो जाती है, मुगल एम्परर जो है, एम्पायर जो है, मुगल एम्पायर जो है वो वीक हो जाता है, और साथ ही साथ में इन्वेजन स्टार्ट हो जाती हैं अहमद शाह अब्दाली की, जो कि फ्यूजन जो है वो क्रिएट कर देती है पंजाब वाले रीजन में, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाले साइड से ही वो सब भारत के अंदर एंट्री लेते हैं। एंड पॉलिटिकल कंडीशंस जो होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन दल खालसा के आने के बाद वही मैंने बताया कि जब सब यूनाइट हो जाते हैं, कंसोलिडेट हो जाते हैं, तो थोड़ी कंडीशन में सुधार आता है। लेकिन जो सिख कंसोलिडेट होते हैं फिर आगे जाके वो मिसल्स में मतलब मिसल्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मिसल्स होता क्या है, ये एक तरह का ब्रदरहुड विद द डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, और इस मतलब ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब या तो इक्वल होता है या अलाइक होता है। ठीक है, और इसका मतलब भी होता है, दूसरा मतलब भी होता है जिसको हम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1763 टू 1773 में काफ़ी सारे मिसल्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं पंजाब वाले रीजन में अंडर द सिख रूलर्स जो उस टाइम पे हुए। तो ये पूरा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में कहाँ कहाँ अपना जो है मिसल्स क्रिएट करते हैं। तो ऊपर आपके जो है वो माउंटेनियस रीजन होता है, एंड ईस्ट में आपके सहारनपुर तक ये अपनी मतलब
पहुंच बनाते हैं नीचे मुल्तान तक एंड अटोक तक इन द वेस्ट में। तो ये इन सभी जगह पर अपने मिसल्स क्रिएट करते हैं। ये आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में कवर हो जाता है। सेकंड पॉइंट में चलते हैं। सेकंड पॉइंट है सुकर चुक्रिया मिसल एंड रंजीत सिंह, क्योंकि रंजीत सिंह यहाँ से बिलोंग करते थे इस मिसल से, इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे सी एंड यहाँ पे के, ठीक है, टी की जगह के है। तो उस टाइम पे मतलब जब रंजीत सिंह का जन्म होता है, ठीक है, यहाँ पे रेड पेन से लिख लेते हैं। तो इनका जन्म दिहाड़ा होता है 2 नवंबर 1718 को इनका बर्थ होता है एंड 12 मिसल उस टाइम पे होते हैं। तो वो 12 मिसल्स आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो सिख हैं बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो उनको इन 12 मिसल्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाँ जी कुछ मिसल्स के नाम बताइए कि उस टाइम पे कौन कौन से थे। तो मैं आपको एक बारी वैसे ही बता देती हूँ, ठीक है। तो एक था आलू वालिया, फिर भंगी, दल्ले वालिया, ठीक है, और फैजुल्लापुरिया जिसकी मैंने बात की थी, कपूर सिंह फैजुल्लापुरिया ने जो है दल खालसा बनाया था, ठीक है। उसके बाद कन्हैया एंड करोरा सिंघिया, ठीक है। उसके बाद नखई एंड निशानिया, फुलाकिया एंड रामगढ़िया एंड शहीद। तो ये आपके 12 थे। तो ये भी आपको याद रखने कितने थे ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था मिसल्स का वो किसके ऊपर बेस्ड था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो गुरुमठ संघ के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। ये एक तरीके से पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम के साथ मतलब बनाया गया था। तो जो रंजीत सिंह थे वो किन के बेटे थे, मतलब इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे आपके महान सिंह, महान सिंह का बेटा था रंजीत सिंह। तो महान सिंह जो थे मतलब इनके पापा रंजीत सिंह के फादर, वो इसके लीडर थे सुकर चुक्री मिसल के, ठीक है, रामगढ़ी सुकर चुक्री मिसल के वो थे क्या कहते हैं, लीडर, ठीक है। लेकिन महान सिंह की जब डेथ हो जाती है तो रंजीत सिंह उस टाइम पे 12 ईयर्स ओल्ड होते हैं। बट उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल अफेयर्स में जो है ठीक था उस टाइम पे जब ये महान सिंह होते हैं। तो व्हाट्स द क्लोज ऑफ द 18th सेंचुरी ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट मिसल्स थे इनमें डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अफ़गानिस्तान में भी वॉर, एक तरह से सिविल वॉर छिड़ी होती है ड्यू टू द पावर स्ट्रगल कि कौन अगला राजा बनेगा, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 3 डिकेड्स तक ये चलता रहता है। एंड उसके बाद जो नेबरिंग रीजन्स होते हैं रंजीत सिंह उसको भी एक्सप्लॉइट कर देते हैं एंड अपने अंडर लेने की कोशिश करते हैं एंड ले भी लेते हैं। तो रंजीत सिंह को जब गद्दी मिल जाती है, जब उनके पिताजी की डेथ हो जाती है, तो वो अपने नेबरिंग रीजन्स को वो भी अपने अंडर ले लेते हैं बाय द पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन। ये भी पूछा जा सकता है कि इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने जो है अपने अंडर किए थे नेबरिंग रीजन्स को। तो ब्लड एंड आयरन किसके द्वारा यूज़ की गई थी पॉलिसी? रंजीत सिंह के। एंड अपने आप को जो है वो सेंट्रल पंजाब का जो है वो राजा बना लेते हैं। एंड 1799 में रंजीत सिंह वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ लाहौर बाय द जमन शो। जमन शो कौन था? अफगानिस्तान का उस टाइम पे रूलर था। मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ एंड अब लिखती हूँ, हम ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सी है एंड यहाँ पे के एंड यहाँ पे हम आ गए कि जमन शाह जो कि अफगानिस्तान का राजा था, रूलर था उस टाइम पे, वो रंजीत सिंह को 1799 में लाहौर का गवर्नर बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद 1805 में रंजीत सिंह ऑक्यूपाई कर लेते हैं क्या? जम्मू एंड अमृतसर, ठीक है, जम्मू एंड अमृतसर ये ले लेते हैं। जो पॉलिटिकल इनकी कैपिटल होती है, जो पॉलिटिकल कैपिटल होती है उसको तो लाहौर बनाते हैं और जो रिलीजियस कैपिटल होती है वो इनकी होती है अमृतसर। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में कि पॉलिटिकल कैपिटल बताइए रंजीत सिंह की। तो पॉलिटिकल वाली लाहौर एंड रिलीजियस वाली अमृतसर, ठीक है, जो कि पंजाब में था, जहाँ पे वो रूल करते थे रंजीत सिंह, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे अच्छे रिलेशंस रंजीत सिंह ने बनाए। किन किन के साथ? डोगरास के साथ, नेपालीस के साथ। क्यों बनाए? क्योंकि इनको ये फिर ना आर्मी में भी वो करते थे, रिक्रूट करते थे, ठीक है। तो ये आपका इसके अंदर आ जाता है। अभी हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा है
रंजीत सिंह एंड द इंग्लिश, जहाँ पे अब होगी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, वो देखते हैं कैसी होगी। एंड इसमें जो है ट्रीटी ऑफ अमृतसर कैसी होती है, उस टाइम पे फ्रांस और रशियन इन्वेजन करना चाहते हैं इंडिया का। मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन एंड रशिया, नेपोलियन जो था वो भी इंडिया को इन्वेट करना चाहता था बाय द लैंड रूट, एंड रशिया भी, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो यही बात थी कि ये अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर देती है फॉर द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स तो नहीं चाहेंगे कि उनका दबदबा कम हो, क्योंकि रशिया एंड फ्रांस जो है वो अब आना चाहते हैं इंडिया के अंदर। तो 1807 में लॉर्ड मिंटो जो है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था वैसे, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो जो है वो चार्ल्स मेटकाल्फ को लाहौर भेजते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो जो है चार्ल्स मेटकाल्फ को कहाँ भेजते हैं, लाहौर में। तो लाहौर क्या थी, पॉलिटिकल कैपिटल थी रंजीत सिंह की। अब ये रंजीत सिंह को मेटकाल्फ कहते हैं कि मतलब एक प्रपोजल देते हैं कि प्रपोजल में क्या था कि ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव अलायंस बना ले वो उनके साथ, अगर वो मतलब ये रंजीत सिंह जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते हैं तो ब्रिटिशर्स जो है वो न्यूट्रल रहेंगे विद द रंजीत सिंह, एंड उनको जो है पूरा सॉवरेनिटी दे दी जाएगी पंजाब की, और मालवा भी उनको दे दिया जाएगा जो कि सतलुज के अराउंड टेरिटरीज थी, तो वो भी उनको दे दी जाएंगी। तो ऐसा किसने कहा, ब्रिटिशर्स ने रंजीत सिंह को ऑफर किया, लेकिन ये नेगोशिएशन फेल हो गई, ठीक है। एंड चेंज पॉलिटिकल सिनेरियो, क्योंकि नेपोलियन का जब मैंने आपको बताया नेपोलियन जो था लैंड के रूट से भारत में आना चाहता था, लेकिन जब ये नेगोशिएशंस फेल हो गई तो नेपोलियन जो था वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा डेंजर एज अ थ्रेट क्रिएट हो रहा था ब्रिटिशर्स के लिए। तो इसीलिए इनको ये संधि करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर इनको करनी पड़ी विद द कंपनी, ठीक है, साइन करनी पड़ी रंजीत सिंह को, क्योंकि इसका दबाव पड़ रहा था आने का, और उधर से ब्रिटिशर्स इसको भारत को किसी के अंडर मतलब देना नहीं चाहते थे। इसीलिए रंजीत सिंह को भी लगा कि शायद हमें ट्रीटी को साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि नेपोलियन ने आना किसके रास्ते से था, लैंड रूट से, और वो लैंड रूट किसकी मतलब सॉवरेनिटी के अंदर आता था, रंजीत सिंह की। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर के अंडर जो ब्रिटिशर्स थे वो इनको वो दे रहे थे ना कि हम आपको पूरी मतलब अलायंस देंगे, आपको पूरी सॉवरेनिटी देंगे, अगर आप ये बचा लेते हो पंजाब वाला रीजन, अगर रंजीत सिंह बचा लेता है तो पूरा एरिया रंजीत सिंह के पास ही आ जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ऐसा था, ऐसा बोला गया था, ठीक है। अब ट्रीटी जो थी वो सिग्निफिकेंट किस चीज़ के लिए थी, फॉर इट्स इमीडिएट एज वेल एज द पॉलिटिकल इफेक्ट। अब जैसे ही रंजीत सिंह इनके साथ ये कर लेते हैं तो फिर उनको मिल जाता है। इट चेक्ड वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड एंड एम्बिशियस ऑफ द रंजीत सिंह, क्योंकि वो पूरे मतलब उस एरिया पे अब राज करने लग गए हैं, क्योंकि ट्रीटी के अंदर तो यही था ना पूरा एरिया उनको मिल जाएगा, ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग द रिवर सतलुज एज द बाउंड्री लाइन, एंड उनका ही जो है पूरा रूल वहाँ पे रहेगा। नाउ ही डायरेक्टेड हिज एनर्जीज टुवर्ड्स द वेस्ट एंड मुल्तान भी, उसको मुल्तान को भी कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, वेस्ट के अंदर, एंड कश्मीर को भी कर लेते हैं, एंड पेशावर को भी कर लेते हैं। अब मुल्तान हमने देखा था वो साउथ में पड़ता था, ठीक है, कश्मीर आपका ऊपर नॉर्थ में पड़ता, पेशावर तक भी वो पहुंच गए थे, ठीक है। लेकिन जून 1838 में रंजीत सिंह वॉज कंपेयर्ड बाय द पॉलिटिकल कंपल्शन टू साइन द ट्राइपार्टाइट ट्रीटी विद द इंग्लिश। तो अब 1838 में इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स रंजीत सिंह को कहते हैं कि ट्राइपार्टाइट ट्रीटी इनके साथ साइन करें, ठीक है, कंपेल करते हैं, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देते हैं टू गिव द पैसेज टू द ब्रिटिशर्स आर्मी कि वो उनकी टेरिटरी में आए, एंड थ्रू हिज टेरिटरीज टू अटैक द दोस्त मोहम्मद जो कि अफ़गान आमिर था, ठीक है। उसके बाद जो रिलेशंस थे राजा रंजीत सिंह के कंपनी के साथ वो 1809 to 39 तक क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि अच्छे नहीं रहे। जो ब्रिटिशर्स के टाई राजा रंजीत सिंह के साथ थे इस टाइम पीरियड में कंपनी के साथ थे वो इतने अच्छे नहीं रहे, एंड उनकी पोजीशन जो है वो फिर डिक्लाइन होती चली गई, क्योंकि रंजीत सिंह ने उस टाइम पे ना किसी और राजा के साथ अलायंस बनाने का सोचा ही नहीं था। जैसे मराठास के साथ बना सकते थे, और भी कई थे, ठीक है, उनके साथ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो बैलेंस ऑफ पावर चाहते थे कि अगर ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने कुछ अलायंस किया तो उनके साथ ही जो है वो करे, ऐसा नहीं कि और 3-4 राजाओं के साथ मिलके
कुछ ऐसा करे, ठीक है, ज़्यादा बड़ी अपना एम्पायर बनाए, तो ये बैलेंस मेंटेन करना चाहते थे, बैलेंस ऑफ पावर को। लेकिन आगे जाके क्या होता है कि 1839 में, ठीक है, अभी हमने बात की ना 1809 से 39 तक जो है वो अच्छे रिलेशन से नहीं रहे इनके साथ, मतलब छुटपुट नेगोशिएशंस इनकी चलती रही। लेकिन 1839 में जाकर रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है एंड इसी के साथ जो एम्पायर होता है वो पूरी तरह से डिक्लाइन के रास्ते पर चला जाता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका था हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं अपना फोर्थ पॉइंट की, जिसके अंदर आता है पंजाब आफ्टर द रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह की डेथ हो गई है एंड इसके साथ ही आता है बिगनिंग ऑफ द कोर्ट फैक्शंस। तो ये देखते हैं इसमें क्या 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 पॉइंट्स है। तो रंजीत सिंह जो थे उनका जो ओनली लेजिटिमेट सन, मतलब सन्स तो इनके बहुत सारे थे, लेकिन लेजिटिमेट सन एंड द सक्सेसर कौन था आपका, खड़क सिंह, ठीक है। ये एक तरह से इतना अच्छा नहीं था, कंपैटिबल नहीं था, इम्बेसाइल था, मतलब मूर्ख था एक तरीके से। एंड ड्यूरिंग द ब्रीफ पीरियड ऑफ हिज रेन काफ़ी सारे कोर्ट फैक्शंस जो है वो हो जाते हैं। एंड जब खड़क सिंह की सडन डेथ हो जाती है 1839 में, आप देख रहे हैं 1839 में ही इनके पिता की डेथ होती है, रंजीत सिंह की डेथ होती है, उसी ईयर में ही खड़क सिंह की भी सडन डेथ हो जाती है। एंड द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज सन, मतलब इसके भी, मतलब प्रिंस नव निहाल सिंह, तो ये इनकी ना जैसे फ्यूनरल होती है ना, तो ये मतलब खड़क सिंह का बेटा इनकी फ्यूनरल से वापस आ रहा होता है खड़क सिंह की, तो एक्सीडेंट में इसकी भी एक्सीडेंटल इसकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब ये भी ख़त्म एंड ये भी ख़त्म, तो अब कौन राजा बनेगा। अभी और भी सन्स थे रंजीत सिंह के, तो फिर वो आगे चलते हैं, ठीक है। तो लेड टू एन एनार्किक सिचुएशन इन द पंजाब की अब कौन बनेगा राजा। तो प्लान्स एंड काउंटर प्लान्स काफ़ी सारे बनाए जाते हैं वेरियस ग्रुप्स के द्वारा कि कैसे कैप्चर किया जाए थ्रोन ऑफ लाहौर, क्योंकि लाहौर मैंने बताया आपको पॉलिटिकल जो थी इनकी कैपिटल थी, ठीक है। तो वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इंग्लिश को कि ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं कि कौन थ्रोन पे बैठेगा, तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही ब्रिटिशर्स के लिए। तो जो आर्मी थी ना वो एक तरह से पिलर था सिख स्टेट के लिए, लेकिन अब आर्मी भी मतलब कि हिल के रह गई। क्यों हिल के रह गई, क्योंकि जो इनके मेन बंदे थे ना, जैसे कि मोहकम चंद हो गया, दीवान चंद हो गया, हरी सिंह नलवा हो गया और राम दयाल हो गए, ये जो कुछ अच्छे कॉम्पिटेंट वाली आर्मी के बंदे थे ना वो उस टाइम पे मर चुके थे रंजीत सिंह के टाइम पे, जो कि आर्मी को एक बहुत अच्छा ढंग से जो है चला रहे थे, जो कि पिल्लर भी माना जाता है आर्मी जो है सिख स्टेट की। तो ये नहीं थे तो वो भी हिलने लग गई जो आर्मी थी। तो जो ट्रूप्स थे ना उनको भी अच्छी तरीके से मतलब कि पेमेंट वगैरह नहीं दी जाती थी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द अनवर्दी ऑफिसर्स भी हो रहा था, उसकी वजह से इनडिसिप्लिन हो रहे थे, कोई डिसिप्लिन्ड नहीं था। तो लाहौर गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया, पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप स्टार्ट की, जैसे कि पहले रंजीत सिंह के टाइम पे भी चल रही थी, लेकिन दोबारा से स्टार्ट की किसके साथ, इंग्लिश कंपनी के साथ। एंड देन अब इंग्लिश कंपनी को इन्होंने क्या किया, लाहौर गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया कि आप ब्रिटिश ट्रूप ला सकते हैं उनकी टेरिटरी में, क्योंकि रंजीत सिंह के टाइम पे तो ये संधि में हुआ था ना ट्रीटी ऑफ अमृतसर की कि वो ट्रूप्स नहीं लाएंगे, मतलब वो सारा एरिया अब रंजीत सिंह का है। लेकिन अब रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद जब उनका बेटा भी मर गया और नव सिंह निहाल सिंह भी जब उनकी भी डेथ हो जाती है, तो लाहौर गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश कंपनी के साथ ये पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप स्टार्ट करती है, जिसके अंदर वो अपने ट्रूप्स को मतलब उनके ट्रूप्स को एंट्री दे देते हैं उस वहाँ एरिया के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, तो इनके मार्च स्टार्ट हो जाते हैं एंड इसके बाद क्या होता है, इकोनॉमिक डिसलोकेशन हो जाता है पंजाब के अंदर। तो यहाँ तक था आपका कि रंजीत सिंह एंड द पंजाब आफ्टर द रंजीत सिंह एंड द बिगनिंग ऑफ द कोर्ट फैक्शंस, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रानी जिंदल की एंड दिलीप सिंह की। ये कौन थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी देखिए इनके साथ भी काफ़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, तो ये भी याद रखते हैं। तो जब डेथ हो जाती है नव निहाल सिंह की, तो शेर सिंह जो कि रंजीत सिंह का दूसरा बेटा होता है वो उसको सक्सीड करता है, लेकिन वो भी 1843 में। अभी 1839 में इन तीनों की मृत्यु होती है, रंजीत सिंह की,
खड़क सिंह की, नवनिहाल सिंह की। ठीक है, अब नवनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद कौन राजा बनता है? जो दूसरा बेटा होता है रंजीत सिंह का, शेर सिंह। लेकिन इसको भी मार दिया जाता है 1843 के अंदर, 1843 के अंदर। उसके बाद क्या होता है? दिलीप सिंह जो कि माइनर सन होता है, मतलब सबसे छोटा बेटा होता है किसका? रंजीत सिंह का, उसको महाराजा बना दिया जाता है विद रानी जिंदल एज अ रीजेंट। मतलब राज तो वो करेगी रानी जिंदल, ठीक है, ये उसकी रंजीत सिंह की वाइफ, ठीक है, राज तो ये करेगी, लेकिन उसका छोटा बेटा, ये माइनर सन होता है, तो माइनर था मतलब छोटा था, इसलिए इसको इतना ज्ञान नहीं था, तो ये एज अ मतलब रीजेंट काम करेगी। एंड हीरा सिंह डोगरा को क्या बना दिया गया? वजीर बना दिया गया। ठीक है, हीरा सिंह डोगरा को वजीर बना दिया गया। अब हीरा सिंह हिमसेल्फ जो है वो एक साजिश में पड़ जाता है, मतलब अगेंस्ट, लेकिन वो खुद ही मर्डर्ड हो जाता है, उसका खुद ही मृत्यु मतलब हो जाती है, मर्डर कर दिया जाता है 1844 में। अब ये वजीर यहाँ से ख़त्म, देन नेक्स्ट वजीर आएगा, तो वो जो नेक्स्ट वजीर था वो कौन था? जवाहर सिंह। अब ये जवाहर सिंह कौन था? ये रानी जिंदल का ब्रदर था। ठीक है, अब ये भी एक तरह से डिस्प्लेजर का ही काम करता है आर्मी के अंदर, एंड इसकी भी मृत्यु हो जाती है कब? 1845 में। मतलब एक एक साल बाद देखिए आप ये जा रहे हैं। ठीक है, जब ये 39 में ये तीनों चले जाते हैं, देन शेर सिंह उसका बेटा आ जाता है रंजीत सिंह का 43 में। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि ये भी मर जाता है, मर्डर हो जाता है, क्योंकि ये इंटरव्यू में फंस जाता है। देन इसका दलीप सिंह बेटा आता है जो सबसे छोटा होता है, लेकिन उसके पीछे काम कर रही होती है रानी जिंदल। लेकिन उस टाइम पे वजीर कौन होता है? हीरा सिंह डोगरा। लेकिन ये भी जो है वो इसका भी मर्डर हो जाता है। देन वजीर कौन आता है? जवाहर सिंह, जो कि रानी जिंदल का ब्रदर होता है, ये भी डिस्प्लेजर क्रिएट करता है, एंड इसकी भी मृत्यु हो जाती है 1845 के अंदर। अब कौन आएगा? अब आएगा लाल सिंह। लाल सिंह कौन था? लवर ऑफ द रानी जिंदल। वॉन ओवर द आर्मी टू हिज साइड एंड बिकम द वजीर, यही वजीर बन जाता है फिर इसके बाद। एंड तेजा सिंह को क्या अपॉइंट कर दिया जाता है? कमांडर ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी कहानी थी। अभी हम आगे चलते हैं, ये पूरी स्लाइड खत्म हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1845 टू 46 तक चलता है। इसके हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने पहले पढ़े थे ना, कॉजेज हो गए, कोर्स ऑफ वॉर हो गए, ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो थी उसका आउटब्रेक जब हुआ था, क्योंकि सिख आर्मी ने क्रॉस मतलब कर दिया था रिवर सतलुज को ऑन 11 दिसंबर 1845 के अंदर। एंड ये वाला जो मतलब चलन था, ये ब्रिटिशर्स को रास नहीं आया, एंड उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। अब इसके अंदर कुछ कॉजेज़ जो है वो लिस्टेड हैं, वो मैं बता देती हूँ आपको। कि जो अनार्की थी इन द लाहौर किंगडम, जब राजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, उसके बाद पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है डोमिनेशन के ऊपर कि लाहौर पर कौन राज करेगा। और दूसरी बात कि जो आर्मी थी, ठीक है, सिख आर्मी थी, arising from the British military campaign to achieve the annexation of the Gwalior and Sindh in 1841 and campaign in Afghanistan in 1842। उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाते हैं नंबर ऑफ ब्रिटिश ट्रूप, कहाँ पे? बॉर्डर वाले रीजन पे एंड लाहौर किंगडम पे। मैंने आपको बताया उसके साथ पॉलिसी ऑफ फ्रेंडशिप अपनाते हैं, इसीलिए ब्रिटिश ट्रूप का भी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो जाता है लाहौर में। लेकिन रंजीत सिंह के टाइम पे क्या था कि वो एंट्री नहीं करेंगे, पूरा एरिया जो है था वो रंजीत सिंह के अंडर ही था। ठीक है, अब कोर्स ऑफ वॉर में देख लेते हैं इसमें क्या आया। कि जब ये वॉर स्टार्ट होता है तो ब्रिटिश साइड पे आपके पास 20,000 से लेके 30,000 ट्रूप्स होते हैं, और सिख साइड से आपके पास 50,000 मैन होते हैं। और जो मतलब किसके अंडर ये काम चल रहा होता है सिख वाला? तो सिख वाला आपके किसके अंडर चल रहा होता है? लाल सिंह, जो कि उसका लवर था रानी जिंदल का। तो जो लाल सिंह एंड तेजा सिंह थे, मैंने बताया ना, तेजा सिंह को कमांडर इन चीफ बनाया गया था। कॉज 5 सक्सेसिव डिफीट्स टू द सिख, मतलब ये इतने मतलब कि उतने कॉम्पिटेंट नहीं थे कि जीत दिला सके, तो सक्सेसिव डिफीट्स ही दिलाई इन्होंने सिख्स को। कहाँ कहाँ पे? 5 जगहों पे, मुदकी, फिरोज शाह, ठीक है, बुदेलवाल, अलीवाल और सोब्राउन।
तो यहाँ पे इनको डिफीट ही मिली। तो लाहौर एक तरीके से पूरी तरह से टूट चुका था, ब्रिटिश फोर्सेस के हाथों में चला गया था विदाउट फाइट। क्यों विदाउट फाइट? क्योंकि यही जो बड़े बड़े शहर थे यही हार गए, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ब्रिटिशर्स के पास चला गया। तो अब होगी आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ये कब साइन हुई? 1846 के अंदर। तो इसमें क्या था, जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ख़त्म हुआ तो इन्होंने किस ट्रीटी ऑफ लाहौर से ये मतलब साइन करवाई गई, और ये एक तरह से ह्यूमिलेटिव ट्रीटी थी। किसके लिए? सिख्स के लिए। तो अब इस ट्रीटी में मेन फीचर्स क्या क्या थे वो देख लेते हैं। तो पहला फीचर ये था कि 1 करोड़ रुपया देंगे ये किसको? ब्रिटिशर्स को, इंग्लिशमैन को। दूसरा कि जो जलंधर दोआब है ना वो अब किसके अंडर चला गया? जलंधर दोआब कंपनी के अंडर चला गया। और ब्रिटिश रेजिडेंट जो है ना वो बनाया जाएगा कहाँ पे? लाहौर में। और किसके अंडर? हेनरी लॉरेंस के अंडर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसका मतलब लाहौर में किसका रेजिडेंट बनाया गया था जब ब्रिटिशर्स ने जो है वो लाहौर को कब्जा किया था? तो हेनरी लॉरेंस। और सिख की स्ट्रेंथ जो है वो आर्मी में रिड्यूस की जाएगी, डिक्रीज होगी आर्मी में सिख्स की स्ट्रेंथ, ठीक है। देन दिलीप सिंह वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द रूलर अंडर द रानी जिंदल एज द रीजन एंड लाल सिंह जो है वजीर। तो जो वो पहली पोजीशन पे थे ना सारे लोग, वो इन्होंने वैसे ही रखे इस ट्रीटी के अंदर। उसके बाद सिख जो थे वॉज नॉट एबल टू पे द एंटायर वॉर इंडेंटी एंड कश्मीर जो लिया गया था रंजीत सिंह के द्वारा जम्मू के साथ, वो वापस लौटा दिया गया। किसको? गुलाब सिंह को दे दिया गया वो, ठीक है। मतलब अब उनके अंडर नहीं रहेगा, अब गुलाब सिंह को दे दिया गया। एंड ही वॉज रिक्वायर्ड टू पे, उसके बदले में गुलाब सिंह ने कितने पैसे देने थे इनको? 75 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ द कश्मीर टू हिम वॉज फॉर्मलाइज सेपरेट ट्रीटी। फिर उसके लिए ये जो कश्मीर गया था उनके पास, गुलाब सिंह के पास, जिसके बदले में 75 लाख रुपीज़ उनको देने पड़े थे, तो इसके लिए अलग से ट्रीटी बनाई गई 16 मार्च 1846 में, ठीक है। अभी हमने देखा ट्रीटी ऑफ लाहौर, इसी के अंदर ही मतलब जब हम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर पढ़ते हैं इसी के अंदर ही दूसरी ट्रीटी भी होती है, ट्रीटी ऑफ द बैरोवाल। तो वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसी में ही हम बात कर रहे हैं आपकी ट्रीटी ऑफ बैरोवाल। तो ये क्या था कि जो सिख्स थे ओवर द इशू ऑफ द कश्मीर वो सेटिस्फाई नहीं हुए थे, क्योंकि ट्रीटी ऑफ लाहौर में ही तो ये बोला गया था कि जो कश्मीर था वो आपका दे दिया जाएगा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपीज़ में। तो इस चीज़ से सिख जो थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड उन्होंने रिबेल मतलब उन्होंने जो है विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और दिसंबर 1846 के अंदर फिर ट्रीटी ऑफ बैरोवाल साइन होती है। इसके अंदर क्या था? ट्रीटी ऑफ बैरोवाल के अंदर क्या था? जो रानी जिंदल को इन्होंने बनाया हुआ था ना रेजेंट एंड काउंसिल ऑफ रीजेंसी फॉर द पंजाब, वो देखो जो रानी जिंदल को इन्होंने रीजेंट बनाया हुआ था ना उसको वहाँ से रिमूव कर दिया कि अब ये नहीं रहेगी, और एक अलग से काउंसिल स्टार्ट कर दी। किसकी? रीजेंसी की, पंजाब के अंदर। तो ये बना दी और रानी जिंदल को हटा दिया। जो काउंसिल थी उनके इस काउंसिल के अंदर क्या क्या किया? 8 सिख सरदार जो हैं वो प्रिसाइड करेंगे इसको अंडर द इंग्लिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस, क्योंकि हेनरी लॉरेंस को इन्होंने लाहौर में उसका रेजिडेंट बनाया था ना, इसलिए। तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के अंदर कौन कौन सी 2 ट्रीटीज हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ बैरोवाल, जिसके ट्रीटी ऑफ बैरोवाल के अंदर तो रानी जिंदल को वहाँ से हटा के काउंसिल का निर्माण किया था, जिसके अंदर 5 सिख सरदार जो है वो प्रिसाइड करेंगे। और इसमें कश्मीर का भी इशू था कि जो कश्मीर दे दिया गया था गुलाब सिंह को, इसके लिए भी सिखों ने रिवोल्ट कर दिया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की, जो कि 1848 टू 49 तक आपकी चली, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं कॉजेज़ क्या थे। जो डिफीट हो गई थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड बैरोवाल जो है वो साइन हुई थी, ये एक तरीके से सिख्स के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग वाला सिचुएशन थी। एंड इन ह्यूमन ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता था किसके साथ? रानी जिंदल के साथ। एंड उसको कहाँ भेज दिया गया? बनारस भेज दिया गया पेंशनर बनाकर, ठीक है। उसको पेंशन देते रहते थे, एडेड टू द रिसेंटमेंट ऑफ द सिक्स। तो उसके बाद कौन आता है? मूल राज। ये कौन था? ये मुल्तान का गवर्नर था, ठीक है। एंड इसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक न्यू सिख गवर्नर से विद द इशू ऑफ इंक्रीज इन द एनुअल इनकम। तो इसको हटा के एक न्यू
गवर्नर बिठा दिया जाता है ज़्यादा इनकम के साथ, एंड मूल रोज फिर क्या ये चुप थोड़ा ना बैठेगा, फिर ये रिवोल्ट करेगा। लेकिन रिवोल्ट के साथ साथ ही इसने मर्डर कर दिया किसका, 2 इंग्लिश ऑफिसर्स का, ठीक है, मर्डर कर दिया, एंड accompanying द न्यू गवर्नर। तो शेर सिंह वॉज सेंट टू सप्रेस द रिवोल्ट। अब शेर सिंह को भेजा जाता है कि ये जो रिवोल्ट हुआ है ना मूलराज एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, इसको जाओ और इस रिवोल्ट को जो है ना वो सुप्रेस करो। अब ये जो शेर सिंह होता है ये खुद ही मिल जाता है इसके साथ, मूलराज के साथ, ये इसके साथ खुद ही मिल जाता है, एंड ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है यही कॉज ऑफ वॉर बनती है। एंड देन द गवर्नर जनरल, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है कि ये क्या, हमने तो इसको भेजा था कि सप्रेस डाउन करके आओ, ये तो और ही मतलब कि उसके साथ इंटरव्यू करके हमारे खिलाफ हो रहा है। तो लॉर्ड डलहौजी ने फिर धक्के से अनेक्स कर लिया पंजाब को, कम्प्लीटली अपने अंडर कर लिया, ठीक है। तो अब कोर्स ऑफ वॉर में क्या आएगा कि जो लॉर्ड डलहौजी था उसने ही पंजाब को अपने अंडर किया था, एंड 3 बैटल्स जो हैं वो होती हैं फिर डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर अनेक्स करने के लिए पंजाब के। वो बैटल्स भी आपको पता होनी चाहिए, मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ। तो पहली थी बैटल ऑफ रामनगर, तो ये किसके द्वारा लेट डाउन करी गई थी, तो ह्यू कफ, ठीक है, ये कमांडर इन चीफ था। सेकंड वाली बैटल ऑफ चिलनवाला, ये जनवरी में की गई थी आपकी 1849 में, ठीक है। फिर बैटल ऑफ गुजरात, अब ये जो गुजरात है ना ये स्टेट वाला गुजरात नहीं है, ये वहाँ पे एक जगह का नाम है, ठीक है। यहाँ पे सिख आर्मी सरेंडर एट द रावलपिंडी एंड देयर अफगान एलाइज वर चेस्ड आउट ऑफ इंडिया। ये जो गुजरात है ना ये झेलम रिवर के पास में एक टाउन है। तो इन सब का रिजल्ट क्या निकल के आता है जब वॉर एंड होती है, तो सरेंडर ऑफ द सिख आर्मी एंड शेर सिंह, मतलब शेर सिंह ने एंड जो आर्मी थी उसने सरेंडर कर दिया, और दूसरा रिजल्ट तो यही निकलता है कि अनेक्स कर लिया था डलहौजी ने, ठीक है, अनेक्सेशन हो गया था ऑफ पंजाब का, ठीक है। एंड इस चीज़ के लिए जब डलहौजी ने इसको अनेक्स किया पंजाब को, तो इसके लिए इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला एंड प्रमोशन मिली, ठीक है, एज अ मार्गेस, ठीक है। एंड सेटिंग अप द 3 मेंबर बोर्ड टू गवर्न अप पंजाब। अब पंजाब हासिल तो कर लिया, अब पंजाब को हासिल करने के बाद उस पर रूल करना है, उसके लिए 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई जिसके अंदर लॉरेंस ब्रदर्स थे। अब ये लॉरेंस ब्रदर में एक तो वो हेनरी वाला था, हेनरी लॉरेंस, और दूसरा इसका भाई जॉन लॉरेंस, ठीक है। ये तो वही था हेनरी वाला जिसका रेजिडेंट बनाया गया था लाहौर के अंदर राजा रंजीत सिंह के बाद, ठीक है। तो इस एक तो ये दोनों ब्रदर होते हैं, तीसरा होता है आपके पास चार्ल्स मेंसल, ठीक है। उसके बाद ये जो जॉन होता है ना, जो हेनरी का ब्रदर होता है जॉन लॉरेंस, इसको ही फर्स्ट चीफ कमिश्नर बना दिया जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है एंग्लो सिख वॉर की, जो एंग्लो सिख वॉर थे उन्होंने 2 साइड म्यूचुअल रिस्पेक्ट दी फॉर ईच अदर फाइटिंग फॉरेस, और जो सिख थे वो लॉयली जो है वो फाइट किया ब्रिटिशर्स के लिए इन द इंडियन म्यूटनी इन 1857 एंड इन अदर कैंपेन्स, एंड ऑल्सो जब तक 1947 में आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन ऑफ द ब्रिटिश पैरामाउंसी थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।